क्वेश्चन नंबर 621 और क्वेश्चन है हमारा डैश कंज्यूमर सरप्लस इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हायर कंज्यूमर सरप्लस इंडिकेट्स, दूसरा ऑप्शन लोअर कंज्यूमर सरप्लस इंडिकेट्स, तीसरा ऑप्शन बैलेंस्ड कंज्यूमर सरप्लस इंडिकेट्स और चौथा है नेगेटिव कंज्यूमर सरप्लस इंडिकेट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हायर कंज्यूमर सरप्लस इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 622, क्वेश्चन है हमारा डैश इज हेल्पफुल इन डिजाइनिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंप्लीमेंटिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स। इनमें से क्या गवर्नमेंट को हेल्प करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिजाइन करने के लिए और वेलफेयर प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन कंज्यूमर सरप्लस और चौथा ऑप्शन इनकम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस इज हेल्पफुल इन डिजाइनिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंप्लीमेंटिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 623, क्वेश्चन है हमारा एन इंडिफरेंस कर्व शोज। एक इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दूसरा ऑप्शन द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई इन द मार्केट, तीसरा ऑप्शन द विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर टू बाय वन कॉम्बिनेशन इन रेफरेंस टू अनदर, और चौथा ऑप्शन द विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर टू बाय एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन विदाउट एनी प्रेफरेंस फॉर देम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन इंडिफरेंस कर्व शोज द विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर टू बाय एनी ऑफ द combinations without any preference for them. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 624, क्वेश्चन है हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व। 4 ऑप्शन से आगे स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। पहला ऑप्शन ऑलवेज राइजेस, दूसरा ऑप्शन टोटल यूटिलिटी कर्व ऑलवेज फॉल्स, तीसरा ऑप्शन टोटल यूटिलिटी कर्व फर्स्ट फॉल्स एंड देन राइजेस, और चौथा ऑप्शन total utility curve first rises at a increasing rate, then rises at a decreasing rate and then falls after reaching its maximum। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। जो टोटल यूटिलिटी कर्व है फर्स्ट राइज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद देन राइजेस एट ए डिक्रीजिंग रेट, और उसके बाद एक टाइम के बाद वो भी फॉल कर जाता है आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 625, और क्वेश्चन है हमारा टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होता है? देयर आर 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, दूसरा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, तीसरा ऑप्शन व्हेन एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल टू 0, और चौथा ऑप्शन व्हेन एवरेज यूटिलिटी इज मैक्सिमम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम when marginal utility is 0. Option A is the correct answer for the given question. जब marginal utility 0 हो जाता है तब total utility maximum होता है। ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो यही होता है। Option A is the correct answer for the given question. Question number 626 और क्वेश्चन है हमारा MU curves। MU मतलब होता है marginal utility, ठीक है। MU curve will be below x axis when। marginal utility curve x axis के नीचे कब चला जाता है? We have 4 options। पहला ऑप्शन है when marginal utility is positive, दूसरा ऑप्शन when marginal utility is negative, तीसरा ऑप्शन when marginal utility is 0, और चौथा ऑप्शन when marginal utility is constant। तो अगर हम ग्राफ बनाएं और देखें कि अगर वो marginal utility कर्व जो है वो अगर x एक्सिस, ये x एक्सिस था, इसके नीचे चला गया तो इसका मतलब ये है कि marginal utility क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। नेगेटिव जाने पे एक्स एक्सिस के नीचे चला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 627, क्वेश्चन है हमारा व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट मार्जिनल यूटिलिटी इज। जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, उस टाइम मार्जिनल यूटिलिटी इज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन इंक्रीजिंग, और चौथा ऑप्शन डिक्रीजिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग। व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट मार्जिनल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग। ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 628, क्वेश्चन है हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गॉसिन्स फर्स्ट लॉ? इनमें से किसको गॉसिन्स का फर्स्ट लॉ कहा जाता है? पहला ऑप्शन लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, दूसरा ऑप्शन द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Which of the following is called Gauss's first law? It is the law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility Gauss's का first law consider किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 629। क्वेश्चन है हमारा, एडम स्मिथ स्पोक अबाउट द फेमस डायमंड वाटर पैराडॉक्स टू शो दैट। एडम स्मिथ ने डायमंड वाटर पैराडॉक्स के बारे में जो बात कही थी वो क्या शो करना चाह रहे थे? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन यूटिलिटी इज रिलेटेड टू सप्लाई, दूसरा ऑप्शन यूटिलिटी इज रिलेटेड टू डिमांड, तीसरा ऑप्शन यूटिलिटी कुड बी द कॉज ऑफ वैल्यू, और चौथा ऑप्शन यूटिलिटी कुड नॉट बी द कॉज ऑफ वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू डिमांड। देखिए, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो यूटिलिटी तब आपको मिलती है जब आप किसी चीज की डिमांड करते हो। अगर आप किसी चीज की डिमांड नहीं करोगे, डिजायर नहीं है, और वो चीज अगर आपको मिलेगी तो यूटिलिटी आपको कभी नहीं मिलेगी। मतलब मान लीजिए आपने खाना खा रखा, आपका पेट भरा है, आपको खाना का बिल्कुल जरूरत नहीं है खाना खाने का, आपने डिमांड भी नहीं किया, लेकिन जबरदस्ती खाना मिलेगा, तो ये जबरदस्ती खाना खाने से क्या आपको यूटिलिटी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तो यूटिलिटी तब आपको मिलती है जब आप किसी चीज के लिए डिमांड करते हो। ठीक है, तो यूटिलिटी इज रिलेटेड टू डिमांड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये बात एडम स्मिथ ने कही थी और एक फेमस डायमंड वाटर पैराडॉक्स के बेसिस पे ये चीज शो की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 630। क्वेश्चन है हमारा, द डॉक्ट्राइन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन। जो डॉक्ट्राइन है कंज्यूमर सरप्लस का, वो इनमें से किसके ऊपर टोटली बेस्ड है? ये फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, दूसरा ऑप्शन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, और चौथा ऑप्शन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डॉक्ट्राइन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 631। क्वेश्चन है हमारा, कंज्यूमर सरप्लस इज ऑल्सो नोन एज। कंज्यूमर सरप्लस को और क्या कहा जाता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा ऑप्शन डिफरेंशियल सरप्लस, तीसरा ऑप्शन बायस सरप्लस, चौथा ऑप्शन इनडिफरेंस सरप्लस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंज्यूमर सरप्लस इज ऑल्सो नोन एज बायस सरप्लस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 632। क्वेश्चन है हमारा, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज। ठीक है, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज ऑल्सो नोन एज। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिमांड, दूसरा ऑप्शन सप्लाई, तीसरा ऑप्शन कंजम्पशन, और चौथा ऑप्शन यूटिलिटी। तो आपको मालूम है ना, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। ये यूटिलिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, यूटिलिटी का डेफिनेशन है द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 633। क्वेश्चन है हमारा, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ। यूटिलिटी को हम इनमें से किसके टर्म में मेजर करते हैं? पहला ऑप्शन ग्राम्स, क्या यूटिलिटी ग्राम में मेजर होती है? दूसरा ऑप्शन सेकेंड्स, तीसरा ऑप्शन सेंटीमीटर्स, और चौथा ऑप्शन यूटिल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यूटिल्स। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 634। क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट इज नोन एज। सवाल पूछा जा रहा है कि जब एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन पे जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन टोटल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन एवरेज यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल यूटिलिटी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिनल यूटिलिटी। जब एक एडिशनल यूनिट के कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी जब बढ़ जाती है तो ये जो एडिशनल यूनिट हमने कंज्यूम किया इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 635। क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड
from the consumption of each unit of it a commodity consumed is known as। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी हम कॉमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो हर एक यूनिट जो कॉमोडिटी हमने कंज्यूम किया उन सबको जब हम सम कर देंगे तो इसका टोटल हम क्या कहेंगे, उस यूटिलिटी का नाम क्या है। ठीक है, मैं क्वेश्चन वापस रिपीट करूंगा कि जब भी हम कोई भी कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें से जो भी हमको यूटिलिटी मिल रहा है उन सारी यूटिलिटीज का टोटल जब हम कर देंगे तो इस सारी यूटिलिटीज का जो सम होता है उसे क्या कंसीडर किया जाता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन एवरेज यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन टोटल यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, जल्दी से बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, टोटल यूटिलिटी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। Total utility is the sum of the utility derived from the consumption of each unit if a commodity consumed। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 636। क्वेश्चन है हमारा द टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इज नोन एज। जब हम टोटल यूटिलिटी को नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन एवरेज यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन टोटल यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, द टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इज नोन एज एवरेज यूटिलिटी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 637। क्वेश्चन है हमारा डैश शोज, 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों में से एक ऑप्शन वहां पे पुटअप करना है और सवाल पूछा जा रहा है कि डैश शोज all the possible combinations of two inputs physically capable of producing a given level of output। We have 4 options। पहला ऑप्शन indifference curve, दूसरा ऑप्शन isoquant, तीसरा ऑप्शन isocost line और चौथा ऑप्शन none of the above। इस क्वेश्चन का सही आंसर है isoquant। isoquant को अगर हम आंसर में पुट करें तो आपको एकदम सही स्टेटमेंट मिल जाएगा कि isoquant shows all the possible combination of two inputs physically capable of producing a given level of output। ठीक है, isoquant कंसीडर करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 638। क्वेश्चन है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑकर व्हेन अ फर्म। डिमिनिशिंग रिटर्न्स कब होगा, फर्म किस सिचुएशन में फर्म का डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन व्हेन द फर्म यूजेस टू मच ऑफ ऑल इनपुट्स, दूसरा ऑप्शन when a firm uses more and more of one input while holding all other inputs constant, तीसरा ऑप्शन when a firm does not utilize its input efficiently और चौथा ऑप्शन when a firm cuts down on the quantity of all inputs it uses। इस क्वेश्चन का सही आंसर है diminishing returns occur when a firm uses more and more of one input while holding all other input constant। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 639। क्वेश्चन है हमारा द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एज वेरिएबल फैक्टर एंड द रिजल्टिंग आउटपुट इज अ डेफिनेशन ऑफ। सवाल पूछा जा रहा है कि जो टेक्निकल रिलेशनशिप है, इनपुट को अगर हम वेरिएबल फैक्टर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो जो रिजल्टिंग आउटपुट आएगा ये किसका डेफिनेशन है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल और चौथा ऑप्शन लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में हम इनपुट और आउटपुट का एक टेक्निकल रिलेशनशिप देखते हैं। कितना यूनिट इनपुट हमने जब लगाया तो उसका आउटपुट कितना यूनिट निकला, ये टेक्निकल रिलेशनशिप होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 640। क्वेश्चन है हमारा यूटिलिटी इज, पूछा जा रहा है यूटिलिटी क्या है। यह है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन यूजफुलनेस, दूसरा ऑप्शन मॉरल इंप्लीकेशंस, तीसरा ऑप्शन लीगल इंप्लीकेशंस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। देखिए यूटिलिटी का मतलब ये होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए यूजफुल हो। जैसे एक एडिक्ट इंसान जिसको अल्कोहल एडिक्ट है, उसको अल्कोहल ड्रिंक करने पे उसे यूटिलिटी मिलती है, लेकिन अल्कोहल ड्रिंक करना इज नॉट यूजफुलनेस। ठीक है, तो यूटिलिटी मीन्स इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। और जरूरी नहीं कि जिस चीज से आपको यूटिलिटी मिल रही है उससे मुझे मिले, या जरूरी नहीं जिस चीज से मुझे यूटिलिटी मिलती है आपको मिले। ठीक है,
आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आप समझ रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नन ऑफ द अबव। यूटिलिटी इज नॉट यूजफुलनेस, is not moral implication, is not legal implication. Utility is none of the above. Option D is the correct answer for the given question.